हाय गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल एससीआई तक। एससीआई तक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा हुआ था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ ले ली थी। अब आज हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या इसमें कमियाँ रह गई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सबको जहाँ तक पता होगा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों के लिए एक नया एटॉमिक मॉडल आया। जब नया एटॉमिक मॉडल आ जाता है तो पुराने एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकाले जाते हैं। तो जो नया एटॉमिक मॉडल आया वो नया एटॉमिक मॉडल आया बोर का, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। अब नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के आने के बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ कमियों को निर्धारित किया गया, कुछ ना कुछ कमियों को नोटिस किया गया और उन्हीं कमियों को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं ज़रा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गए, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। उन्हीं सेल्स में लगातार राउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लगातार गोल गोल कक्षाओं में, गोलाकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। एक साइंटिस्ट आए क्लार्क मैक्सवेल। वो साइंटिस्ट महोदय ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर वो लगातार मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर वो लगातार मूव कर रहा है तो वो एनर्जी लॉस करेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी को लॉस करेगा। ये क्लार्क मैक्सवेल ने कहा। तो वही थ्योरी लागू होती है इनके एटॉमिक मॉडल पे भी। यही चीज़ें समझ में आती हैं कि सर इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल, वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, तो इस पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के साथ साथ इस पर एक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। इस पार्टिकल से रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी और वो अगर एनर्जी रिलीज करेगा कोई भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, तो वो धीरे धीरे अपने हाई सेल्स को, उच्च कक्षाओं को छोड़ के निम्न कक्षाओं की तरफ बढ़ता जाएगा। उसकी एनर्जी लॉस करेगा तो निम्न कक्षाओं की ओर बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, नाभिक में वो गिर जाएगा, नाभिक से वो अट्रैक्ट करके नाभिक में गिर जाएगा और अगर नाभिक में गिर गया तो नाभिक में एक्सप्लोड हो जाएगा, न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाएगा और एटम अगर एक्सप्लोड कर जाएगा, नाभिक अगर एक्सप्लोड कर जाएगा, तो अगर एटम ही एक्सप्लोड कर गया तो बताओ एटम से ही तो सारी चीज़ें बनी है। फिर कोई चीज़ों का इमेज होता ही नहीं, कोई चीज़ें का इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते थे हम। सारी चीज़ें इस दुनिया में, कुछ भी चीज़ें स्टेबल होती ही नहीं। तो बात समझ में आ गई कि पहला ड्रॉबैक क्या रहा। आइए इसको जरा हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं बोर्ड पे। देखिएगा, मैंने पहले हेडिंग डाल रखा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या दोष था। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी एटम कैसे अरेंज होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ में कक्षाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। ये कुछ इस तरीके से, और इन्हीं सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं पाथ में मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया। अब मैंने अभी बताया आपको कि क्या बताया आपको कि एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल इन साइंटिस्ट महोदय का नाम था। इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, कहीं पर भी मूव कर रहा है वो, तो क्या करेगा, वो एनर्जी लॉस करेगा रेडिएशन फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो क्या करेगा, वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा।
रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा, रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड माने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कण अगर गति कर रहा है लगातार गति कर रहा है तो क्या करेगा वो कण धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा को मुक्त करेगा या ऊर्जा अपनी लॉस करेगा, लूज करेगा, वो भी रेडिएशन की फॉर्म में। ये बताया क्लार्क मैक्सवेल ने। क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरी समझाई और क्वांटम मैकेनिक्स में इस थ्योरी को बाकायदे फिजिक्स के अंदर प्रूव किया इन्होंने कि ऐसा कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है जो लगातार मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करेगा। क्लार्क मैक्सवेल ने इसको थ्योरी को प्रूव किया फिजिक्स के अंदर। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के बाद में ऐसा देखा गया कि सेम यही थ्योरी इस जगह पे भी अप्लाई हो सकती है, इस जगह पे भी अप्लाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम अपोजिट चार्ज है, ये कौन, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक चार्ज है कौन सा, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन की प्रेजेंस होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब प्रोटॉन यहाँ है, प्रोटॉन के चारों ओर राउंडिंग पाथ में कौन मूव कर रहा है, कौन गति कर रहा है चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में, तो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन गई, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ये उनके जैसे, जैसे क्लार्क मैक्सवेल कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को हम समझ पा रहे हैं। अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्या होगा, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, कौन पार्टिकल मूव कर रहा है सर, यहाँ भी तो मूव कर रहा है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, पार्टिकल जैसे वहां पे मूव कर रहा था। अगर ये पार्टिकल मूव करेगा तो क्या करेगा, वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। कुछ इस टाइप से, कुछ देखिएगा बनाते हैं फिगर, यहाँ पे समझते हैं कुछ ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ ऐसा, ये बीच में पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज करेगा अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल्स थ्योरी। क्लार्क मैक्सवेल्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अगर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है, लगातार घूम रहा है, तो वो एनर्जी लॉस करेगा। और अगर लॉस करेगा एनर्जी तो क्या होगा, लॉस करता हुआ आएगा, कहाँ आएगा, अपनी हायर ऑर्बिटल्स को छोड़ करके अपनी लोअर ऑर्बिटल्स में, लोअर ऑर्बिट्स में आएगा, लोअर ऑर्बिट्स में आएगा, लोअर ऑर्बिट्स में आते आते एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आएगा कहाँ, सीधे न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में आके गिर गया तो एटम में एक्सप्लोड होगा और एटम खत्म हो जाएगा, जो असंभव बात है, जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ है ये कि एटम खत्म भी हो सकता है। क्लियर हो गया? एक ड्रॉबैक आपको पता चल गई, पहली ड्रॉबैक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहली ड्रॉबैक आपको समझ आ गई होगी। आगे और देखते हैं हम लोग। पहले ड्रॉबैक को तो हमने आपको समझा दिया कि पहला ड्रॉबैक किसके अकॉर्डिंग आया, जो नई थ्योरी आई क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पहले ड्रॉबैक्स को समझ लिया। दूसरे ड्रॉबैक को समझते हैं हम लोग कि दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा। समझिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ें। जैसे आप जानते हो रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी सेल्स होंगी, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करेंगे। बट उन भाई साहब ने ये नहीं बताया कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकी एनर्जी का, उन मूविंग पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें क्या एनर्जी होगी, किस एनर्जी से वो मूव करेंगे। और साथ साथ इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी न्यूक्लियस के चारों ओर राउंडिंग में, कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, कितनी कक्षाएं होंगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्याएं होंगी, ये चीज़ भी नहीं बताई इन्होंने। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे, क्या था सेकेंड ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होंगी, उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
और उन इलेक्ट्रॉन की घूमते हुए क्या ऊर्जा होगी, ये बातें नहीं बताई उन्होंने। नाभिक के चारों ओर क्या होगा, कक्षाओं की संख्या का वितरण, कक्षाओं की संख्या का वितरण, कक्षाओं की संख्या कॉमा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रत्येक कक्षा में और इनकी ऊर्जा का वितरण क्या होगा, ऊर्जा वितरण को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाने में असमर्थ रहा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। परमाणु मॉडल से नहीं समझाया जा सका। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से नहीं समझाया जा सका। ये बात भी हो गई। दूसरी बात हो गई है, ठीक है भैया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के चारों ओर और कितने नंबर ऑफ सेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और साथ साथ उन इलेक्ट्रॉन्स की, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी होगी, वो भी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं समझा सका, नहीं बता सका। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया इसमें। चलिए तीसरे की बात करते हैं हम लोग, थर्ड ड्रॉबैक की, तीसरे ड्रॉबैक की, ये दूसरा हो गया। और तीसरे ड्रॉबैक की बात करते हैं। देख, रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट है नील्स बोर है। उन्होंने बताया था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा वो लगातार मूव करते हुए एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब त्वरित होता है, त्वरित गति प्रदान करता है, त्वरित गति रखता है वो अपने पास। और एक्सेलरेटेड पार्टिकल कोई सा भी होता है तो वहाँ अगर वहाँ पे क्या किया जाए, लाइट पास कराई जाए, वहाँ पे अगर क्या करा जाए, प्रकाश प्रवाहित किया जाए, प्रकाश वहाँ से प्रकाशित किया जाए, तो वहाँ से प्रकाश क्या करेगा, वो अपने मूल अवयवी रंगों में, अपने कंपोनेंट्स कलर में वो डिवाइड हो जाएगा। और कंपोनेंट्स कलर कितने होते हैं, 7 कंपोनेंट्स कलर, 7 कंपोनेंट्स कलर में वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया था। बाद में पता चला, नील्स बोर ने बताया कि वो 7 पार्टिकल्स में 7 कलर्स कंपोनेंट कलर्स में वो कोई भी कलर जो होगा, व्हाइट कलर लाइट होगी जो, वो डिवाइड हो जाएगी। उसको उन्होंने कहा स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो स्पेक्ट्रम शो करेगा, एनर्जी स्पेक्ट्रम को शो करेगा, वो एनर्जी स्पेक्ट्रम को शो करेगा। बट रदरफोर्ड ने एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला, कोई भी जानकारियां एनर्जी स्पेक्ट्रम की नहीं दी मूविंग पार्टिकल की। तो ये भी एक क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। रदरफोर्ड ने एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझाया, सीधे मैं लिख दे रहा हूँ एनर्जी स्पेक्ट्रम। और एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में बिल्कुल भी जानकारियां रदरफोर्ड जी ने अपने एटॉमिक मॉडल में नहीं दी। और अगर नहीं दी तो ये इनका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। तो 3 ड्रॉबैक मुख्य थे इनके एटॉमिक मॉडल के, मैंने आपको समझा दिया है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं तीनों एटॉमिक मॉडल को तेजी के साथ में। पहली ड्रॉबैक क्या थी, पहले ड्रॉबैक में क्या बताया गया था कि मूविंग पार्टिकल क्या करता है, लगातार मूविंग पार्टिकल एनर्जी लॉस करता है अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। अगर लगातार मूविंग पार्टिकल एनर्जी लॉस करेगा तो वो अपनी हायर एनर्जी लेवल्स वाले सेल्स को छोड़ करके नीचे एनर्जी लेवल्स में आता जाएगा, सेल्स में आता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा और हमारा एटम खत्म हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। सेकंड में क्या बताया, सेकंड में ड्रॉबैक क्या रह गया, सेकंड में इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर राउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारी सेल्स होंगी। इन्होंने फिक्स कोई चीज़ें नहीं बताई थी। जैसे बाद में बताया गया था नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में, क्या बताया गया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगी, और उन नंबर ऑफ सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और उन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी या उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये जानकारियाँ भी रदरफोर्ड नहीं दे सके। तो ये सेकंड कमी हो गई, दूसरी कमी हो गई कि तो सेकंड ड्रॉबैक हो गया इनका। तीसरे में क्या बताया, अगर कोई भी पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में है, कोई भी एक्सीलरेट फॉर्म में है, गति की फॉर्म में है कोई, तो वो क्या करता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम को दिखाता है।
एनर्जी का स्पेक्ट्रम कहता है, एनर्जी फैलाव करता है, और कितनी एनर्जी फैलाव होती है, कितनी एनर्जी का स्पेक्ट्रम होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है या कैसा स्पेक्ट्रम होता है, कोई भी जानकारी रदरफोर्ड ने देने में असमर्थ रहे। तो रदरफोर्ड अगर ये एनर्जी स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ रहे तो ये तीसरा ड्रॉबैक हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। और पिछले हमने कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की थी, उसके लिए बहुत 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 हाथ जोड़ करके विनम्रता से आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो गई थी जिसकी वजह से हमने वीडियोस अपलोड नहीं की हैं। ठीक है, अब आने वाले टाइम्स में ध्यान दिया जाएगा कि लगातार वीडियोस अपलोड की जाएंगी। धन्यवाद भैया।